नमस्कार दोस्तों, मैंने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी टॉपिक स्टार्ट किया था इन्वायरमेंट डे के अवसर पे 5 जून को। तो इसमें मैंने इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और एटमॉस्फेयर पढ़ा लिए थे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं नेक्स्ट टॉपिक जैव भू रासायनिक चक्र पढ़ाऊँगी, डिस्कस करूँगी। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हम इसमें देखते हैं, पॉइंट देखते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र किसे कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने एटमॉस्फेयर पढ़ाया था, तो हम पढ़ाए थे कि एटमॉस्फेयर में इन्वायरमेंट जो हमारा होता है वो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। अबायोटिक कंपोनेंट में आपके जल, गैस, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। एटमॉस्फेयर में मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये सब गैस जो हैं वो एक तत्व के फॉर्म में होते हैं। ये सारे तत्व जो हैं वो गैस के फॉर्म में होते हैं। और ये जो तत्व होते हैं एक परमाणु होते हैं, जो परमाणु को ना तो जनरेट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंजेबल होते हैं। तो आप एक बार जैव भू रासायनिक चक्र बायोजियोकेमिकल साइकिल का एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। इसका जीव मंडल में प्राणियों तथा वातावरण के बीच रासायनिक पदार्थों के आदान प्रदान की चक्रीय गति को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ये आपका मतलब हमारे इन्वायरमेंट में तत्व जो होते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते रहते हैं। इसी को हम लोग जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ये इजी वर्ड में आपका डेफिनेशन हो गया। पृथ्वी के वातावरण में सभी तत्वों की एक निश्चित मात्रा होती है। जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, जिसकी आवश्यकता जीवधारियों को हमेशा रहती है। इन तत्वों को जैविक घटक और अजैविक घटक कहते हैं, ये हमने बताया था। ये भूमि और वायुमंडल में विद्यमान होते हैं और वहाँ से पुनः जीवधारियों के बीच चक्रीय गति से पहुँचते हैं। यह क्रिया लगातार चलती रहती है। कुछ जैव भू रासायनिक चक्र निम्नलिखित हैं। देखिए, जैव भू रासायनिक चक्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक गैसीय चक्र, जितने गैस होते हैं वो जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाते हैं तो उसे गैसीय चक्र कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन चक्र निर्मित होता है, नाइट्रोजन चक्र और ऑक्सीजन चक्र। और दूसरा टाइप होता है सेडिमेंट्री चक्र। इसमें फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम चक्र ये सब आते हैं। अब देखिए, पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्बन चक्र। देखिए, कार्बन चक्र मेनली कार्बन जो है वो पौधों द्वारा, कार्बन तीसरा प्रमुख एटमॉस्फेयर में पाया जाने वाला तीसरा प्रमुख गैस है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है और उसके बाद कार्बन होता है। कार्बन जो होता है किसी भी प्रोटीन, वसा और सभी चीज़ों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे शरीर में। इसको पौधे जो होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं और पौधे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। फिर पौधे प्रकाश संश्लेषण में लेते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं। पौधों को हम लोग खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो खाते हैं। प्राथमिक को सेकेंडरी को टर्टियरी जो उपभोक्ता होते हैं वो खाते हैं। मतलब इस तरीके से कार्बन हमारे खाद्य श्रृंखला में पहुंच जाता है। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, इसमें कार्बन पहुंच जाता है और फिर वो जब सड़ते गलते हैं तो फिर एटमॉस्फेयर में विमुक्त हो जाते हैं। कार्बन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा, ग्लूकोज जो भी आप देख रहे हैं उसके एनर्जी के सोर्सेस होते हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो उसके मुख्य पार्ट कार्बन होता है। देखिए, इसमें यही एक साइकिल प्राकृतिक रूप से वो बनाया गया है। इसमें देखिए, ये मैरीन बायोटा जो हैं, डीप ओशियंस हैं, सब में ये कार्बन पौधे जो हैं वो ले रहे हैं और फिर इनको प्राइमरी उपभोक्ता होते हैं वो खाते हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी, फिर ये मर जाते हैं सड़ गल के, तो फिर ये विमुक्त होकर कार्बन फिर वह एटमॉस्फेयर में चला जाता है। फिर एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं। तो ये कार्बन चक्र आपका इस तरीके से कंप्लीट होता है।
अब इसको थोड़ा अच्छे से आप देख लीजिए, जैसे इसमें यहाँ थोड़ा ज़्यादा अच्छे से इसको बनाया गया है कार्बन चक्र। तो इसमें देखिए वायुमंडल में CO2 है। अब CO2 यहाँ प्रकाश संश्लेषण में पौधे लेते हैं और यहाँ से फिर वो ग्लूकोज के फॉर्म में फिर जंतुओं में जाता है। जब वो पौधों को जंतु खाते हैं तो जंतु में जाता है, फिर वो मरते हैं तो फिर श्वसन में या फिर मरते हैं या फिर सांस लेते हैं तो ये विघटित होता है और फिर यहाँ से वायुमंडल में कार्बन पहुँच जाता है। मतलब पहले पौधे कार्बन जो कि एटमॉस्फेयर में है तीसरा मुख्य गैस, उसको पौधे लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के फॉर्म में और उन पौधों को जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो खाते हैं और इस तरीके से कार्बन जो होता है ग्लूकोज के फॉर्म में खाद्य श्रृंखला में पहुंच जाता है या खाद्य जाल में पहुंच जाता है। और ये फिर ये जो उत्पादक होते हैं वो फिर या फिर डायरेक्ट पौधे ही मर जाते हैं या फिर उत्पादक मरते हैं, कोई भी मरता है तो ये फिर इसका विघटन होता है श्वसन में। पौधे भी श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं और मानव भी। प्रकाश संश्लेषण में सिर्फ पौधे लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और इस तरीके से श्वसन होता है। और देखिए ये पौधे भी श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं और मानव जो बाकी उपभोक्ता होते हैं वो भी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। और फिर ये इनके विघटन से और श्वसन से जो प्रकाश ये एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। ये रहा आपका कार्बन सर्च। जैसे ये सड़ते गलते हैं तो डायरेक्ट लेते हैं और फिर पानी में कार्बोनेट बन के चले जाते हैं। फिर पौधे जब सड़ते गलते हैं ये भी कोयला के फॉर्म में चले जाते हैं। फिर पेट्रोलियम पौधे में भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है और कार्बनिक में भी कार्बोनेट के रूप में ये लोग पौधे कार्बन का वो मुक्त होता है। तो ये रहा आपका कार्बन चक्र और आप इसका इम्पोर्टेंट देख सकते हैं। कार्बन चक्र का महत्व एक आप अच्छे से लिख सकते हैं कि कार्बन एनर्जी फॉर्म में प्रोटीन का एक मुख्य पार्ट होता है कार्बन और वसा का। इसके अलावा पेट्रोलियम का मुख्य पार्ट होता है कार्बन। प्रकाश संश्लेषण में पौधे लेते हैं कार्बन को, तो ये कार्बन मुख्य पार्ट होता है, तो ये इसका महत्व होता है। अब देखिए प्रकृति में ऑक्सीजन चक्र। अब ऑक्सीजन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो हम फिर ऑक्सीजन चक्र देखते हैं। देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% होता है। जीव में श्वसन के द्वारा ग्रहण किया जाए ऑक्सीजन को प्राण वायु माना जाता है। जीव में ऑक्सीजन के श्वसन के द्वारा ग्रहण किया जाता है और फिर यह कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीकरण करके और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं। अब देखिए देखिए कि श्वसन में हम ऑक्सीजन लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होता है। ये सबसे सिंपल ऑक्सीजन चक्र है कि श्वसन में हम ऑक्सीजन लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होता है। यह ऑक्सीजन चक्र का सबसे वो इजी फिगर है। इसके बाद आप इसका थोड़ा टफ फिगर में देखिए तो ये अच्छे से यहाँ पे समझाया गया है। देखिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन। देखिए प्रकृति में ऑक्सीजन चक्र, इसमें पौधे या मनुष्य पहले एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन रहता है। इसमें श्वसन में आदमी या पौधे सब लोग श्वसन में ऑक्सीजन ही लेते हैं और ये ऑक्सीजन C6H12O6 + 6O2 और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन श्वसन में ऑक्सीजन दिया जाता है और ये टूट के फिर यहाँ पे CO2 CO2 + 6H2O प्लस ऊर्जा निकलता है। ये श्वसन का मुख्य प्रक्रिया है। और
और उसके बाद प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड के 6 वो लिए जाते हैं, ये अणु होते हैं, और 12 जल के अणु होते हैं, और इस तरीके से ऑक्सीजन मुक्त होता है। मतलब श्वसन में हम लेते हैं ऑक्सीजन, उपयोग करते हैं ऑक्सीजन का, और प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होता है। देखिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन श्वसन में ली जाती है और प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होती है। तो ये ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन आपका प्राणवायु होता है, इससे ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में पूरा यूज होता है ऑक्सीजन का। तो ये इम्पोर्टेंट साइकिल है आपका, और इसका महत्व होता है। अब रहा आपका, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ऑक्सीजन जीव की मृत्यु के बाद क्षय होकर पुनः वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी के रूप में चली जाती हैं। हरे पौधे में जल कच्चे पदार्थ के रूप में कार्य करता है, और प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन में टूट जाता है। जल जो होता है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रूप में टूट जाता है। स्वतंत्र ऑक्सीजन वायुमंडल में फिर चली जाती है। तो इस प्रकार आपका ऑक्सीजन चक्र पूरा होता है। मतलब ऑक्सीजन श्वसन में ली जाती है और प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन मुक्त होता है। अभी इसका हमने ये फिगर के थ्रू आपको समझा दिया अच्छे से। एक ये फिगर है और एक ये ऑक्सीजन साइकिल का। अब आइए आपका फास्फोरस चक्र। देखिए फास्फोरस चक्र का क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा, फास्फोरस चक्र एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें लिथोस्फीयर, जल मंडल और जीव मंडल के माध्यम से फास्फोरस की गति शामिल होती है। मतलब तीनों ही, लिथोस्फीयर में, जल मंडल में और जीव मंडल में फास्फोरस की साइकिल, फास्फोरस कितने फॉर्म में परिवर्तित होता है, इसका वर्णन फास्फोरस चक्र में मिलता है। देखिए फास्फोरस चक्र क्या है। फास्फोरस सभी जीवित जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह डीएनए और आरएनए के संरचनात्मक ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मतलब एक क्वेश्चन के फॉर्म में आता है कि क्या डीएनए और आरएनए में फास्फोरस होता है। तो डीएनए और आरएनए में जो होता है फास्फोरस संरचनात्मक ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह एटीपी जो होता है, जो श्वसन से एटीपी भी बनता है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, उसका भी एक महत्वपूर्ण घटक होता है। यहाँ तक कि दांतों और हड्डियों में 80% फास्फोरस होता है। मतलब एक क्वेश्चन आपका ये आ सकता है, या फिर ये आया हुआ क्वेश्चन भी है कि मनुष्य के दांतों और हड्डियों में सबसे ज़्यादा तत्व कौन से पाए जाते हैं, तो आपका फास्फोरस पाया जाता है। देखिए फास्फोरस चक्र एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। विभिन्न मौसम प्रक्रियाओं में चट्टानों में मौजूद फास्फोरस को मिट्टी में धोने में मदद करती हैं। जैसे चट्टान जो होते हैं अपघटित होते हैं, अपर्दित होते हैं, और बह के फास्फोरस जो वाटर बॉडीज होते हैं उसमें जाते हैं। फास्फोरस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ द्वारा अवशोषित होता है। जो भी पौधे होते हैं उसको फास्फोरस, जब जैसे कोई चट्टान टूटता है, अपर्दित होता है, अपक्ष होता है चट्टान का, तो वो बरसात होती है या फिर अन्य प्रकार से अपर्दित होकर वो फास्फोरस जो है वो वाटर बॉडीज में जाता है। उस वाटर बॉडीज से जो ग्रीन पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो फास्फोरस को अवशोषित कर लेते हैं, और फिर उस पौधे को वो उत्पादक हो जाते हैं पौधे, और फिर उसको प्राइमरी उपभोक्ता जो है, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, वो लेते हैं, और इस तरीके से फास्फोरस खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल में प्रवेश कर जाते हैं। और उसको फिर जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जैसे मानव भी होता है, वो भी प्राथमिक उपभोक्ता होता है, वो लोग लेते हैं। फिर उनके शरीर के महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जैसे हड्डी और दांत और बाकी चीज़ें, या डीएनए, आनुवांशिक मटेरियल जितने होते हैं, उसमें फास्फोरस एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। और फिर ये लोग, फिर इन लोगों का मतलब डिकम्पोजिशन होता है, फिर ये सड़ते गलते हैं, फिर ये चट्टान के रूप में बहुत, मतलब दिन में बहुत धीरे धीरे ये प्रक्रिया होती है, चट्टान के रूप में बन जाते हैं, फिर ये सड़ते गलते हैं, फिर वाटर बॉडीज में डालते हैं। तो इस तरीके से ये होता है। चूँकि फास्फोरस और फास्फोरस युक्त यौगिक केवल भूमि पर मौजूद होते हैं,
तो फास्फोरस चक्र में वातावरण की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती, मतलब एटमॉस्फेयर में फास्फोरस नहीं होता है। फास्फोरस जो होता है वो भूमि में पौधा जो मैं बता रही हूँ कि जैसे चट्टान होते हैं उसी में फास्फोरस मौजूद होते हैं। तो इसका बाद इस चक्र में वातावरण का कोई बहुत विशेष भूमिका नहीं होता है। अब देखिए फास्फोरस चक्र के चरण। फास्फोरस चक्र मैंने बताया कि अपक्षय अपर्दन ये सब होता है। फास्फोरस चक्र के महत्वपूर्ण चरण निम्नलिखित हैं। अपक्षय, देखिए अपक्षय पौधों द्वारा अवशोषण, जानवरों द्वारा अवशोषण और अपघटन के माध्यम से पर्यावरण पर लौटते हैं। मतलब मैंने बताया कि अपक्षय होता है चट्टानों का, उसके बाद पौधे लेते हैं उसको अपक्षय के वाटर बॉडीज में जाता है, फिर पौधे लेते हैं और फिर जानवर लेते हैं, पौधों को जानवर लेते हैं और फिर अपघटन के माध्यम से फिर से पर्यावरण में रिटर्न हो जाता है। फास्फोरस चट्टानों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए फास्फोरस चक्र पृथ्वी की पपड़ी में शुरू होता है, जो मतलब क्रस्ट होता है। क्रस्ट और मेंटल का फर्स्ट पार्ट, इसको लिथोस्फीयर कहा जाता है। तो इसमें फास्फोरस चट्टानों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए फास्फोरस चक्र पृथ्वी की पपड़ी में शुरू होता है। फास्फेट लवण चट्टानों से टूट जाते हैं, ये लवण ढूल कर मिट्टी में मिल जाते हैं और इस प्रकार मिट्टी द्वारा पौधों द्वारा अवशोषण। फिर तीसरा इसका स्टेप होता है पौधों द्वारा अवशोषण। पानी में घुले फास्फेट लवण पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। हालांकि मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए किसान कृषि भूमि पर फास्फेट उर्वरकों का उपयोग करते हैं। देखिए उर्वरक के रूप में, जब चूँकि मिट्टी में फास्फेट कम होता है इसलिए फास्फोरस एज ए उर्वरक किसान लेकर और उसका उपयोग करता है। तो ये रहा आपका फास्फोरस चक्र। जलीय पौधे जल निकायों की निचली परतों से अकार्बनिक फास्फोरस को अवशोषित करते हैं। चूँकि फास्फेट लवण पानी में ठीक से नहीं घुलते हैं, ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। जानवरों द्वारा अवशोषण। जानवर पौधों से या पौधे खाने वाले जानवरों को खाकर फास्फोरस को अवशोषित करते हैं। पौधों की तुलना में जानवरों में फास्फोरस की दर तेज होती है। फास्फोरस की पारिस्थितिकी तंत्र में वापसी। जब पौधे और जानवर मर जाते हैं तो सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान फास्फोरस का जैविक रूप से या अकार्बनिक रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे मिट्टी और पानी में पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। जैसे मैंने बताया आपको कि पहले फास्फोरस मिट्टी में होते हैं चट्टान में, और चट्टान अपक्षय और अपघटन द्वारा टूटकर मिलते हैं मिट्टी में। लेकिन अगर जब मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नहीं फास्फोरस होता तो उसको फास्फेट एज ए उर्वरक दिया जाता है उसमें। फिर पौधे लेते हैं, फिर पौधों को जानवर खाते हैं। अगर पौधे डायरेक्ट मर के अगर सड़ गल गए तो भी वो फिर मिट्टी में मिल जाता है फास्फोरस, और अगर जानवर खाया तो वो भी मरेंगे तो फिर वो फिर रिटर्न उसी में मिट्टी में मिलते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत धीमी गति से होती है। ये लिथोस्फीयर मतलब क्रस्ट में होता है और मेंटल का फर्स्ट में होता है। ये इस फास्फोरस चक्र में उसका जैविक रूप जो होता है वो अकार्बनिक रूप में फास्फोरस का मिल जाता है और इस तरीके से मिट्टी में पुनर्नवीनीकरण होता है। देखिए इस मिट्टी और पानी तलछट और चट्टान में समाप्त हो जाएंगे, जो अपक्षय द्वारा फिर से फास्फोरस जारी करेंगे। इस प्रकार फास्फोरस चक्र फिर से शुरू होता है। देखिए फास्फोरस चक्र का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है। कई मानवीय गतिविधियाँ, उर्वरकों का उपयोग, कृत्रिम न्यूट्रिफिकेशन आदि का फास्फोरस चक्र पर बहुत प्रभाव पड़ता है। फास्फोरस उर्वरक मिट्टी में फास्फोरस के स्तर को बढ़ाते हैं। देखिए यूट्रिफिकेशन वो होता है जिसमें न्यूट्रिएंट जो होता है, यूट्रिफिकेशन अभी तो हम देख रहे हैं, न्यूट्रिएंट बह के और वाटर बॉडीज में चले जाते हैं और उससे वाटर बॉडीज में न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो जाते हैं तो एल्गल बूम, वहाँ खूब एल्गी हो जाते हैं और इस तरीके से उसका ऑक्सीजन का डिमांड मतलब ऑक्सीजन की उपलब्धता कम हो जाता है और जलीय जीव मरने लगते हैं, तो इसे यूट्रिफिकेशन कहा जाता है। ये भी क्वेश्चंस टॉपिक आया हुआ है। फास्फोरस उर्वरक मिट्टी में फास्फोरस के स्तर को बढ़ाते हैं। इन उर्वरकों को अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। देखिए अब ये फास्फोरस चक्र जैसे हमने बताया कि मिट्टी होती है, मिट्टी अपर्दित अपक्षय होती है, फिर पौधों द्वारा लिया जाता है, फिर ये जानवरों में जाता है, फिर जानवर फिर यहाँ सड़ते गलते हैं तो फिर ये
अपघटन, ये चट्टान जैविक चट्टानें होती हैं, इसका अपघटन होता है, मिट्टी का अपक्षय अपरदन और ये अपघटन होता है। और इस तरीके से पौधे लेते हैं और पौधे फिर जानवर खाते हैं। ये हैं, यहाँ देखिए चट्टानों का अपघटन हो रहा है, अपक्षय अपरदन होता है और देखिए चट्टानों का अपक्षय और अपरदन हो रहा है और ये मिट्टी में फास्फोरस वाटर बॉडीज में और अन्य जगहों पर जाती हैं, पौधों द्वारा ली जाती हैं और पौधों के जानवर ले रहे हैं और जानवर फिर अब सड़ते यहाँ गलते हैं तो फिर अपघटन होता है और फिर अपघटन से फिर यहाँ ये मिट्टी में आ जाते हैं। ये होता है आपका अब फास्फोरस चक्र। अब आइए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो वातावरण का सबसे बड़ा 78% नाइट्रोजन होता है, सोच लीजिए सबसे बड़ा तत्व होता है, तो इसलिए इससे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। नाइट्रोजन चक्र एक जैव भू रासायनिक प्रक्रिया है जो वातावरण में मौजूद अक्रिय नाइट्रोजन को जीवित जीवों के लिए अधिक उपयोगी रूप में बदल देता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वातावरण में नाइट्रोजन है, फ्री नाइट्रोजन होता है, इसको डायरेक्ट नहीं लिया जा सकता है, तो ये एक नाइट्रोजन जो होता है नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में आता है, तभी उसको पौधे या जानवर ले सकते हैं। और हमारे जो सेल्स बॉडी के जो कोशिकाएं बनी होती हैं, अब प्रोटीन या फिर विटामिन, एंजाइम और हमारे बॉडी के सेल्स शरीर फॉर्मेशन में, बॉडी फॉर्मेशन में नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए नाइट्रोजन चक्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखिए नाइट्रोजन पौधों के लिए एक प्रमुख पोषक तत्व है। हालांकि वातावरण में प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग सीधे पौधे या जानवर द्वारा नहीं किया जा सकता है। यह अब देखिए नाइट्रोजन चक्र क्या है। नाइट्रोजन चक्र एक जैव भू रासायनिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नाइट्रोजन को कई रूप में परिवर्तित किया जाता है, जो लगातार वातावरण से मिट्टी और जल में वापस वातावरण में जाता है। नाइट्रोजन चक्र एक जैव भू रासायनिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नाइट्रोजन को कई रूपों में परिवर्तित किया जाता है, जो लगातार वातावरण से मिट्टी में और मिट्टी से फिर जीव में वापस वातावरण में जाता है। नाइट्रोजन चक्र में कई स्टेप होते हैं। जैसे नाइट्रोजन का पहला स्टेप होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, फिर नाइट्रीकरण, फिर विनाइट्रीकरण और ये 3-4 स्टेप स्वांगीकरण होता है इसका। तो ये नाइट्रोजन चक्र बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देखिए नाइट्रोजन में सबसे पहला होता है स्टेप स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन जो होता है फ्री स्टेज में वातावरण में पाया जाता है। इसको हरे पौधे और उनके सहजीवी बैक्टीरिया जो होते हैं वो मिट्टी में देखिए इसमें हम आपको बताते हैं। हाँ, राइजोबियम और एजेक्टोबैक्टर स्थिरीकरण में सबसे महत्वपूर्ण बैक्टीरिया होता है वो राइजोबियम होता है और राइजोबियम देखिए दलहन फसलों के जड़ में पाए जाते हैं। तो ये पौधे के जड़ों में सहजीवी बैक्टीरिया के रूप में राइजोबियम और एजेक्टोबैक्टर होते हैं और ये मिट्टी में इसको स्थापित करते हैं, फिक्सेशन करते हैं। एजेक्टोबैक्टर और राइजोबियम की प्रमुख भूमिका होती हैं। इन जीवाणुओं में स्थिरीकरण में यही होता है। इन जीवाणुओं में एक नाइट्रोजन एंजाइम होता है जिसमें गैसीय नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ मिलाकर अमोनिया बनाने की क्षमता होती है। इसको अमोनीकरण भी कहा जाता है। जैसे जो ये पौधे के जो जड़ में सहजीवी के रूप में होते हैं राइजोबियम और एजेक्टोबैक्टर जो बैक्टीरिया होते हैं वो वायुमंडल से फ्री नाइट्रोजन लेते हैं और उसको हाइड्रोजन के साथ मिलाकर NH3 बनाते हैं।